आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है। किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है। हम बस कहानी को आवाज देते हैं। पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कैसे आरव और चिराग ने रोहित के साथ हाथापाई करने लगे। बाद में जब रोहित आरव के अगेंस्ट एक घातक प्रहार करने जा रहा था, तब एल्डर प्रकाश आके उसे रोक दिए। फिर एल्डर प्रकाश का आरव के साथ थोड़ी देर बहस हुआ। इन बाद में आरव ट्रुथ पिल के सत्यापन के लिए पूछा, अब आगे? अरे, इतनी बातें करने से कोई फायदा नहीं, बस कोशिश करो और तुम्हें पता चल जाएगा। आरव के आत्मविश्वास भरे अंदाज ने प्रकाश झा को अनिश्चित महसूस कराया। लेकिन जब उसने सोचा कि मेघराज पंडित भी इस तरह की औषधीय गोली को नहीं पहचान पाए, तो ये गोली आरव नहीं बनाई होगी। अभी भी जिद पर अड़ा हुए हो। मैं बाद में देखूंगा कि तुम कैसे मरते हो। प्रकाश झा पहले से ही योजना बना रहा था कि आरव को कैसे सजा दी जाए। मौत की सजा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन कोड़े मारने की सजा पर विचार किया जा सकता था। सब कुछ ठीक था। घबराई हुई मोहिनी आहूजा को सबके सामने लाया गया। प्रकाश झा ने मोहिनी आहूजा की ओर ठंडी नजर से देखा और कहा, डरो मत मोहिनी आहूजा। उप प्रधान आचार्य मेघराज ने भी ऐसी औषधीय गोली पहले कभी नहीं देखी थी। क्या तुम्हें लगता है कि यह असली हो सकती है? जब तक तुम साबित कर दोगे कि इस औषधीय गोली का कोई असर नहीं है, तब तक न केवल ये एल्डर तुम्हारी बेगुनाही की घोषणा करेगा, बल्कि मैं आरव को भी कड़ी सजा दूंगा। फिलहाल मोहिनी आहूजा पूरी तरह से घबरा गई थी, लेकिन प्रकाश झा की ये बात सुनकर वाकई उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। हाँ, उप प्रधान आचार्य मेघराज एक कीमिया ग्रैंड मास्टर थे। एक मेडिसिनल पिल जिसके बारे में उन्होंने भी नहीं सुना था, निश्चित रूप से आरव द्वारा गढ़ी गई थी। ये अफसोस की बात थी कि मोहिनी आहूजा आरव के साथ कीमियागर परीक्षा में शामिल नहीं हुई, अन्यथा उसे इतना आत्मविश्वास नहीं होता। अगर सागर यहां होता तो वो मेडिसिनल पिल खाने के बजाय निश्चित रूप से मरना पसंद करता। मोहिनी आहूजा ने एक गहरी सांस ली, आरव को एक क्रूर नजर से देखा और कहा, मैं समझती हूं आरव, चूंकि तुमने मुझे इतना अन्यायपूर्ण तरीके से फंसाया है, इसलिए ये खत्म नहीं हुआ है। मैं बस तुम्हारी तथाकथित ट्रुथ पिल आजमाकर देखूंगा कि ये असली है या नकली। आरव को मोहिनी आहूजा की जहरीली निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्या ये खत्म नहीं हुआ? मुझे डर है कि तुम्हारे पास मौका नहीं है। बात खत्म करते हुए आरव फिर से प्रकाश झा की ओर मुड़ा और बोला, चलो पहले गंदी बातें कहते हैं। एल्डर प्रकाश, अगर मैंने सबको धोखा दिया है तो मैं कोई भी सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन अगर मेरी मेडिसिनल पिल कारगर रही और मैंने सच उगलवा लिया, फिर? प्रकाश झा ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, अगर मोहिनी आहूजा ने वाकई सिबेश सा के साथ मिलकर साथी शिष्यों को फंसाया है, तो स्वाभाविक रूप से अकादमी के नियमों के अनुसार उसके साथ निपटा जाएगा। उसकी साधना को पंगु बना दिया जाएगा और उसे अकादमी से निकाल दिया जाएगा। आरव ने यह सुनकर सिर हिलाया। मुझे लगता है कि एल्डर प्रकाश को इतने लोगों के सामने अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। रुको, प्रकाश झा रुक गया। क्या एल्डर प्रकाश को अभी भी समस्याएं हैं? ये औषधीय गोली आपने ही परिष्कृत की है। कौन जाने आप क्या खेल रहे हैं? दवा के परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान आपको पीछे हटना होगा। आरव, प्रकाश झा स्पष्ट रूप से अभी भी थोड़ा चिंतित था। क्या होगा अगर ये औषधीय गोली नकली थी? लेकिन आरव के पास मोहिनी आहूजा को झूठ बोलने के लिए मजबूर करने के कुछ तरीके थे। ये भी एक संभावना थी। आरव ने यह सुनकर दंग रह गया और जल्दी से समझ गया।
उसके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी जब उसने कहा, एल्डर प्रकाश वास्तव में सतर्क है। ठीक है, चूंकि एल्डर प्रकाश मेरे बारे में असहज है, इसलिए बस व्यक्तिगत रूप से पूछें। मैं टहलने जाता हूं। आरव ने फिर बोतल प्रकाश झा की ओर फेंकी और वास्तव में पीछे देखे बिना चला गया। प्रकाश झा ने सहज रूप से बोतल पकड़ लिया और अवाक रह गया। उसने नहीं सोचा था कि आरव इतना निडर था, बस ऐसे ही चला जाएगा। हालांकि वो अभी भी आशंकित था, इसलिए उसने रोहित झा को एक नजर डाली ताकि वो आरव का पीछा करे और उस पर नजर रखे। ठीक है एल्डर प्रकाश, आरव पहले ही जा चुका है, क्या हम शुरू कर सकते हैं? मेघराज पंडित ने अधीरता से कहा। प्रकाश झा के घृणित व्यक्ति के मापदंड ने मेघराज पंडित को उसके प्रति बिल्कुल भी अच्छी भावना नहीं रखने दिया था। एक गरिमापूर्ण अनुशासन प्रिय हॉल एल्डर बिना किसी अविचलता के और एक जूनियर के खिलाफ बहुत सतर्क था। मेघराज पंडित द्वारा आग्रह किए जाने पर प्रकाश झा को भी लगा कि वो थोड़ा ज्यादा सतर्क था। आरव चालाक हो सकता है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से अपने सामने कोई भी छल नहीं कर सकता था। हालांकि सावधानी ही सुरक्षा की जननी थी। प्रकाश झा आरव को मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। वो आरव को दंडित करने के लिए ऐसा कर रहा था ताकि वो घायल होकर अंतहीन वन में प्रवेश कर जाए। उसने जो असली हत्या तंत्र बनाया था वो अंतहीन वन में था। अंतहीन वन के अंदर आरव को मारना, भले ही उच्च संप्रदाय आए, उनके पास भी कहने को कुछ नहीं होगा। भले ही एल्डर सोमेश, शिक्षक अनुपमा और साथियों को उस पर शक हो, उनके पास क्या सबूत होगा? प्रकाश झा ने दवा की बोतल से एक गोली निकाली और उसे मोहिनी आहूजा को दे दिया। मोहिनी आहूजा ने औषधीय गोली ली और उसके चेहरे का रंग कई बार बदला। हालांकि वो पहले से ही पुष्टि कर चुकी थी कि उसके दिल में ये औषधीय गोली निश्चित रूप से नकली थी। जब वास्तव में इसे खाने की बात आई तो झिझक अभी भी अपरिहार्य थी। औषधीय पील को निगल लो और औषधीय प्रभाव के क्षरण का विरोध करने के लिए अपनी सारी सार ऊर्जा को प्रसारित करना शुरू करो। प्रकाश झा ने अपनी आवाज प्रसारित की। मोहिनी आहूजा ने प्रकाश झा की ओर एक नजर डाली, अपनी आंखें बंद की, पील को निगल लिया। औषधीय पील मुंह में जाते ही पिघल गया। मोहिनी आहूजा ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने औषधीय प्रभावों का विरोध करने के लिए तुरंत अपनी सारी सार ऊर्जा को प्रसारित किया। लेकिन मोहिनी आहूजा ने शोकपूर्वक पाया कि वो बिल्कुल नहीं जान पाई कि औषधीय प्रभाव कहा गया। उसकी सार ऊर्जा प्रसारित हो रही थी, फिर भी उसे औषधीय प्रभावों का कोई निशान नहीं मिला। इसके लिए मोहिनी आहूजा को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। अगर उसने पहले सोल नॉरेंशिंग पील का सेवन किया होता तो वो इतनी पूरी तरह से नुकसान में नहीं होती। लेकिन दुख की बात है कि सोल नॉरेंशिंग पील जैसी औषधीय पील बेहद कीमती थी। उसने पहले इसका सेवन नहीं किया था। कुछ सांसों के बाद मोहिनी आहूजा को अचानक अपनी दिव्य आत्मा कांपती हुई महसूस हुई। मोहिनी आहूजा ने मन ही मन गाली दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। हर कोई मोहिनी आहूजा के परिवर्तन पर बारीकी से ध्यान दे रहा था। प्रकाश झा ने देखा कि मोहिनी आहूजा की पुतलियां धीरे धीरे फैल रही थी और उसकी आंखें और भी खाली होती जा रही थी। अचानक उसके दिल में एक पूर्वाभास उमड़ पड़ा। नहीं हो सकता, ऐसा लगता है कि यह वास्तव में प्रभावी है, वास्तव में एक चमत्कारी औषधीय पिल है। अविश्वसनीय, बहुत भयानक। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आरव अभी सर्वशक्तिमान है? यहां तक कि उप प्रधान आचार्य मेघराज ने भी इस ट्रुथ पिल के बारे में पहले नहीं सुना था। उन्हें पिल फार्मूला कहां से मिला? कौन जानता है। बस उसने जो कुछ भी किया उसे देखो। उनमें से कौन सा सामान्य ज्ञान के अनुरूप है? मोहिनी के परिवर्तन को लेकर हलचल मचा दी। स्पष्ट रूप से सभी ने देखा कि कुछ गड़बड़ थी। बहुत से लोगों को आरव के उपहास भरे शब्द याद आ गए कि प्रकाश झा किस उपपत्नी के कमरे में सोता था। तब वे इसे केवल मजाक समझते थे, लेकिन अब वे रोंगटे खड़े होने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। हर किसी के अपने रहस्य और ऐसी बातें होती थी जिन्हें वे अपने दिल की गहराई में
दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। लेकिन इस ट्रुथ पिल के साथ क्या ये रहस्य सहज रूप से बाहर नहीं आ जाते? अगर कोई सत्य गोली खा लेता तो क्या ये ऐसा नहीं होता जैसे उसे नंगा करके सड़क पर फेंक दिया गया हो? कोई भी इस तरह की भावना का अनुभव नहीं करना चाहता था। लगता है ट्रुथ पिल ने पहले ही असर कर लिया है, एल्डर प्रकाश। तो फिर सवाल पूछना शुरू करें, मेघराज पंडित ने हल्के से कहा। हालांकि उनका लहजा शांत था, लेकिन मेघराज पंडित को जो झटका लगा वो बाकी लोगों से कम नहीं था। प्रकाश झा ने अभी तक नहीं पूछा था, लेकिन मेघराज पंडित ने मूल रूप से पहले ही पुष्टि कर दी थी कि ये सत्य गोली वास्तव में काम करती है। वास्तव में दुनिया में ऐसी चमत्कारी औषधीय गोली थी, और ये औषधीय गोली सिर्फ एक लॉ ग्रेड 2 औषधीय गोली थी। प्रकाश झा के चेहरे पर भाव बहुत दिलचस्प थे। सदमा, अविश्वास और अनिच्छा थी। इस समय प्रकाश झा के मन में आरव को मिटाने का विचार अभूतपूर्व रूप से दृढ़ हो गया। प्रकाश झा के दिल में आरव की प्रति भय पहले ही उसके पिता देवराज से कहीं ज्यादा थी। अगर आरव को कुछ और साल नहीं, सिर्फ 1 साल का समय दिया जाता तो झा परिवार एक अभूतपूर्व खतरे में पड़ जाता। इसलिए उसे अंतहीन जंगल से जिंदा बाहर नहीं निकलना चाहिए। प्रकाश झा ने मन ही मन सोचा। मोहिनी आहूजा की दोनों आंखें खाली और नीरस थी, चलती हुई लाश की तरह। प्रकाश झा ने गहरी सांस ली और उसे और जांचा। मैं तुमसे पूछता हूं, मोहिनी आहूजा, आरव ने कहा कि तुमने सिबेश सा को अपनी नौकरानी नंदिनी को फंसाने के लिए उकसाया था। क्या ऐसी कोई बात थी? प्रकाश झा के सवाल सुनकर मोहिनी आहूजा की कुछ प्रतिक्रिया हुई। बस प्रतिक्रिया कुछ धीमी थी। मोहिनी आहूजा ने कुछ देर बाद लकड़ी की तरह जवाब दिया, हां। प्रकाश झा का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और उसने सवाल करना जारी रखा, तुम आरव की नौकरानी से क्यों निपटना चाहती थी? क्योंकि मैंने उसे लगभग मार ही डाला था और मुझे डर था कि वो भविष्य में बदला लेगा। इसलिए मैंने उससे निपटने के लिए हर संभव तरीका अपनाया। सिबेश सा की ताकत पृथ्वी रैंक के छात्रों में सबसे बड़ी मानी जाती थी। वो पहले से ही अपने दिल में आरव के लिए नफरत रखता था। मैंने उसे आरव की दासी पर हाथ डालने के लिए उकसाया। आरव को सिबेश सा अवश्य मिलेगा। उस समय मैं आरव से निपटने के लिए सिबेश सा के हाथ उधार ले सकता हूं। मोहिनी आहूजा ने रोबोट की तरह सब कुछ कबूल कर लिया। प्रकाश झा का चेहरा और भी भद्दा हो गया। हालांकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि परिणाम ऐसा ही होगा, लेकिन मोहिनी आहूजा द्वारा व्यक्तिगत रूप से ये कहना उसे अभी भी घुटन महसूस करा रहा था। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वास्तव में इस दुनिया में ऐसी चमत्कारी औषधीय पिल है जो लोगों को उनके दिल की गहराई में छिपी हुई बातों को कबूल करवा सकती है। अगर उनका झा परिवार इस तरह की औषधीय पिल पर नियंत्रण कर सकता है तो उनकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। जिस क्षण मोहिनी आहूजा ने इसे स्वीकार किया, सभी छात्र धीमी आवाज में एक दूसरे से बड़बड़ाने लगे। ये वास्तव में वह है। ये महिला वास्तव में दुर्भावनापूर्ण है। वास्तव में एक छोटी लड़की पर हाथ डालना जो एक अजनबी थी। वो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन वो वास्तव में एक घातक स्त्री है। ऐसी जहरीली औरत को तो सीधे मार देना चाहिए। मैंने सुना है कि आरव की नौकरानी ने प्रवेश परीक्षा पास कर ली है और वो पहले ही आधिकारिक तौर पर अकादमी की शिष्या बन चुकी है। ये महिला वास्तव में साथी शिष्यों के प्रति बहुत निर्दयी थी। सचमुच दुष्ट। छात्र एक पल के लिए उत्तेजित हो गए और मोहिनी आहूजा की हरकतों से घृणा करने लगे। भले ही आरव और मोहिनी आहूजा के बीच संघर्ष हुआ हो, लेकिन नंदिनी निर्दोष थी। मोहिनी आहूजा द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने के बाद अब एक युवती मौत के कगार पर थी। उसे वास्तव में एक अनचाही विपत्ति का सामना करना पड़ा। इस बिंदु पर मेघराज पंडित ने कहा, ठीक है, सत्य पहले ही बाहर आ चुका है। जाओ और आरव को वापस बुलाओ। कुछ ही देर बाद आरव को वापस बुलाया गया। जब उसने प्रकाश झा के हावभाव देखे तो उसे पहले से ही पता था कि परिणाम क्या था। मुझे आश्चर्य है कि अभी क्या तथ्य निकाला गया था। एल्डर झा, क्या सत्य पिल का कोई असर हुआ? हालांकि उसे पहले से ही परिणाम पता था,
फिर भी आरव प्रकाश झा के लिए चीजों को मुश्किल बनाने का अवसर नहीं छोड़ना चाहता था। क्या तुम्हें पहले से पता नहीं है? तुम अभी भी क्यों पूछ रहे हो? प्रकाश झा ने झुंझलाते हुए कहा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि आरव नहीं बता सकता। मुझे क्या पता? तुम्हें बताना होगा। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? आरव ने मासूमियत से कहा। तुम? प्रकाश झा एक बार फिर आरव से क्रोधित हो गया। मेरे बारे में क्या? मोहिनी आहूजा ने क्या कहा? बोलो। प्रकाश झा ने आरव को घूरा और चाहा कि वो उसे एक ही हथेली से मार डाले। आरव को स्पष्ट रूप से परिणाम पता था, फिर भी वो चाहता था कि वो उसे बता दे। क्या ये उससे खुद को थप्पड़ मारने के लिए नहीं कह रहा था? प्रकाश झा को मोहिनी आहूजा के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे अपने चेहरे और प्रतिष्ठा की बहुत परवाह थी। अनुशासन सभा में प्रतिष्ठा पर सबसे अधिक जोर दिया जाता था। अगर वो पहला बुजुर्ग आरव द्वारा अपना चेहरा खराब कर लेता तो वो भविष्य में छात्रों को कैसे दंडित करेगा? प्रकाश झा को इस समय परेशानी में पड़ने का पछतावा हो रहा था। अगर उसे पहले पता होता तो वो सीधे मोहिनी आहूजा को अपंग कर देता और बात खत्म कर देता। इन सबको ट्रिगर करने का क्या मतलब था? अभी उसे लगा कि वो बस आरव को अपने चेहरे पर मारने देने के लिए आगे बढ़ रहा था, और आरव का ये थप्पड़ बहुत जोरदार था। मोहिनी आहूजा, उसने कहा। प्रकाश झा ने कई बार उसने कहा दोहराया, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। अय्या, मेरे बड़े झा, तुम मेरी मौत बन जाओगे। बस उसने क्या कहा? आरव ने बहुत ही चिंतित भाव से देखा, जिससे सभी की हंसी फूट पड़ी। बड़े झा को इस तरह से बदनाम करने की हिम्मत करने वाला आरव वास्तव में महान मार्शल अकादमी में अद्वितीय था। प्रकाश झा हमेशा से ही निर्दयी और निर्दयी होने के लिए कुख्यात था। ग्रेट मार्शल अकादमी में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। चाहे कोई भी उसके हाथों में आ जाए, परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए अकादमी में उसका उपनाम यमराजा झा था। बेशक कोई भी उसके चेहरे पर यह उपनाम कहने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब आरव ने वास्तव में यमराजासु का चेहरा मिटा दिया। इससे कई लोगों को बेहद संतुष्टि महसूस हुई। यह सच है कि बुराई का बदला बुराई से ही मिलता है। ठीक है आरव, मोहिनी आहूजा ने आपको और आपकी नौकरानी को फंसाने की बात पहले ही स्वीकार कर ली है। एल्डर झा, फिर अकादमी के नियमों के अनुसार काम करो। उप प्रधान आचार्य विनय नागर, जो अब तक चुप थे, अब और नहीं देख सकते थे, इसलिए वे केवल खड़े होकर मामले को सुलझा सकते थे। ओह, तो यही मामला है। मुझे मौत से डर लग रहा है। मुझे लगा कि ट्रुथ पिल अच्छा नहीं है। आपको यह पहले ही कह देना चाहिए था। बड़े प्रकाश, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? आरव ने सस्ते में छूट जाने के बाद एक मासूम चेहरा बनाया, जिससे प्रकाश झा ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। फिर भी वो उसका कुछ भी करने में असमर्थ था। इस समय ऐसा लग रहा था कि ट्रुथ पिल का असर खत्म हो गया है। मोहिनी आहूजा की आंखों में कुछ रोशनी लौट आई। मोहिनी आहूजा ने पाया कि माहौल थोड़ा खराब लग रहा था। अचानक उसे याद आया कि औषधि पिल का सेवन करने के बाद उसकी दिव्य आत्मा कांप रही थी, और उसे तुरंत लगा कि चीजें खराब हो गई है। एल्डर प्रकाश, मैं प्रकाश झा इस समय क्रोध से उबल रहा था, और उसे फूटने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जिस क्षण मोहिनी आहूजा ने कहा, उसने तुरंत उसके क्रोध को भड़का दिया। प्रकाश झा का चेहरा काला पड़ गया और उसने सख्ती से कहा, मोहिनी, तुमने सिबेश सा के साथ मिलकर साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और मौत के कगार पर पहुंच गए। नियमों के अनुसार मैं तुम्हारी साधना को अपंग करने की सजा देता हूं और तुम्हें तुरंत अकादमी से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम इसे खुद करने जा रहे हो या मैं करूं? यह सुनकर मोहिनी आहूजा का चेहरा काफी पीला पड़ गया। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और प्रकाश झा के पैर को गले लगाते हुए विनती करने लगी, दया करो एल्डर झा, दया करो। सीनियर अप्रेंटिस भाई रोहित और मेरे लिए। अगर मोहिनी आहूजा ने रोहित झा का जिक्र न किया होता तो भी ठीक था।
एक बार जब उसने रोहित झा का जिक्र किया तो प्रकाश झा और भी ज्यादा भड़क गया। वो उसे बात करना कैसे जारी रखने दे सकता था? उसने सीधे उसके डेंटिन क्षेत्र पर लात मारा। मोहिनी आहूजा ने एक दयनीय चीख मारी और उड़कर बाहर चली गई। प्रकाश झा एक स्टेप क्रिस्टल फॉर्मेशन रियलम विशेषज्ञ था। उसने गुस्से में तुरंत लात मारी। हालांकि उसने पूरी ताकत नहीं लगाई, लेकिन यह कुछ ऐसा कैसे हो सकता था जिसे मोहिनी आहूजा झेल सकती थी? इस लात ने उस सार ऊर्जा को पूरी तरह से बिखेर दिया जिसे मोहिनी आहूजा ने विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, जिससे वो एक अपंग बन गई। पू मोहिनी आहूजा ने मुंह भर खून उगला, जिससे उसके कपड़े चमकीले लाल हो गए, जिससे वो पूरी तरह से दुखी और निराश दिख रही थी। जब तुमने साथी शिष्यों के खिलाफ साजिश रची थी तो तुम्हें आज के नतीजे के लिए तैयार रहना चाहिए था। अभी आरव की दासी मर रही है। मैंने केवल आपकी साधना को अपंग बनाया है, आपको निष्कासित किया है। इसे पहले से ही दया माना जाता है। यदि आप ये नहीं जानते कि क्या अच्छा है और बेतरतीब ढंग से काटते रहेंगे तो आपको बाहर निकालना इतना आसान नहीं होगा। प्रकाश झा मोहिनी आहूजा के सामने आया और ऊंचाई से नीचे देखते हुए चेतावनी दी। मोहिनी आहूजा को लगा कि उसका दंत्यन क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो गया है और उसे पता था कि वो पहले से ही अपंग हो गई है। अभी प्रकाश झा के धमकी भरे शब्द सुनकर वो पागलों की तरह हंस पड़ी। हाँ, आपके झा परिवार में वास्तव में कोई अच्छे लोग नहीं हैं। यदि आपके पास क्षमता है तो मुझे मार दें, प्रकाश झा। आप मुझे ये कहने नहीं देते, लेकिन मैं इस पर जोर देता हूं। रोहित झा मेरा शरीर चाहता था, कह रहा था कि वह मुझे सूरज देगा। अंत में वो आरव को भी नहीं हरा सकता। आपके पास शक्ति और अधिकार है, फिर भी आपने मुझे एक बलि के टुकड़े की तरह माना। प्रकाश झा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, भले ही मैं भूत बन जाऊं। हाँ, रोहित झा भी उसी समय वापस आ गया। जब उसने मोहिनी आहूजा की बातें सुनी तो उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया। मोहिनी आहूजा पागल हो गई और प्रकाश झा ने उसे जबरदस्ती अकादमी से बाहर निकालने का निर्देश दिया। जब मोहिनी आहूजा ने अकादमी छोड़ी तो वो भटकती हुई आत्मा बन गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहा जाए। वो एक समय महत्वाकांक्षा से भरी हुई थी और सोचती थी कि वो ऊपर उठ सकती है। वो पहले फूल की तरह नाजुक और आकर्षक थी, जिसका सभी पीछा करते थे, और अब वो मोहिनी आहूजा बस एक अपंग थी, एक चलती फिरती लाश। यहां तक कि राहगीर भी उसे देखने की जहमत नहीं उठाते थे। एक दिन बाद एक हत्यारे ने, जो पूरे दिन उसका पीछा कर रहा था, उसकी पीठ पर चाकू से वार किया। इस आकर्षक युवती को खत्म कर दिया। वास्तव में कई लोगों ने इस अंत की भविष्यवाणी की थी। बस इतना था कि अब मोहिनी आहूजा से कोई सरोकार नहीं था। मोहिनी आहूजा का आज का परिणाम उसके द्वारा बोए गए फल को काटना था। एक काली दिल वाली महिला के साथ कौन सहानुभूति रखेगा? इस घटना के बाद आरव ने शिक्षक अनुपमा द्वारा भेजी गई साधना विधि जेड पर्ची को ध्यान से पढ़ा और उसे एक जेड पर्ची दी जिसे उसने स्वयं छापा था। शिक्षक अनुपमा को शुरू में चिंता थी कि साधना विधि चुनने के लिए शास्त्र पुस्तकालय में जाना बहुत समय बर्बाद करेगा। कौन जानता था कि आरव उसे सहजता से एक साधना विधि दे देगा। उसने साधना विधि को पढ़ने के लिए दिव्य ज्ञान का उपयोग किया। आरव ने उसे पास किया और अनजाने में आश्चर्यचकित हो गई। ये साधना केवल गौतमी के लिए कस्टमेड थी। जो अलग था वो ये था कि यह साधना विधि एक चरम यिन साधना विधि थी। इसने शिक्षक अनुपमा को एक बार फिर से प्रशंसा में आहें भरने पर मजबूर कर दिया कि आरव का गुरु कितना शक्तिशाली था। गौतमी के मामले को निपटाने के बाद आरव सीधे एकांत में चले गए और अकादमी के मामलों से खुद को दूर कर लिया। लंबे समय तक चिराग के साथ विवाद के लिए दोनों पक्ष अंतहीन परीक्षणों के बाद इसे करने के लिए सहमत हुए। चिराग बता सकता था कि यद्यपि आरव की ताकत उसी रैंक के लोगों से बहुत अधिक थी, लेकिन वो अंततः उससे बहुत दूर था। अब लड़ना अभी भी कुछ हद तक समय से पहले था, इसलिए उसने भी हार मान ली। आरव के एकांत के जाने के बाद अकादमी अपनी पूर्व शांति में लौट आई। फिर
आरव के अपने रिट्रीट में प्रवेश करने के तीसरे दिन एक और मामले ने पूरे ग्रेट मार्शल अकादमी में एक बार फिर से भारी अशांति पैदा कर दी। आरव की कार्रवाई के बाद मार्शल रोल पर रैंक 1 रोहन ने 9 हेवन रोड को चुनौती दी। 9 हेवन रोड बेहद कुख्यात था। अक्सर ऐसा होता था कि कई साल, यहां तक कि एक दशक से भी अधिक समय बीत जाता था इससे पहले कि कोई इसे चुनौती देने की हिम्मत करे। लेकिन अब वास्तव में 3 दिनों के भीतर लगातार 2 छात्र 9 हेवन रोड को चुनौती दे रहे थे। यह विस्फोटक रूप से बड़ी खबर थी। हालांकि रोहन मार्शल रोल पर रैंक 1 था, फिर भी ऐसे बहुत कम लोग थे जो 9 हेवन रोड को चुनौती देने के बारे में सोचते थे। 9 हेवन रोड का चुनौती बहुत कठिन था। अगर रोहन को बहुत पहले ही भरोसा होता तो वो इसे चुनौती देने के लिए आज तक इंतजार नहीं करता। इसलिए अधिकांश लोगों को लगा कि रोहन 9 हेवन रोड को चुनौती देने गया था क्योंकि वो आरवी से प्रेरित था। बिना किसी संदेह के मार्शल रोल के सभी विशेषज्ञ अत्यधिक अहंकारी थे। मार्शल रोल के शीर्ष पर खड़े रोहन की तो बात ही छोड़िए। एक अज्ञात छात्र ने 9 हेवन रोड को पार कर लिया। मार्शल रोल में नंबर 1 होने के नाते क्या रोहन को यह हराया नहीं गया? यह जानना जरूरी था कि यद्यपि मार्शल रोल में रैंक 1 को 9 हेवन रोड को पार करने वाले आरव की तुलना में प्रतिभाशाली कहा जाता था, लेकिन अंतर बहुत बड़ा था। 9 हेवन रोड को पार करके ही वो साबित कर सकता था कि उसकी प्रतिभा की डिग्री आरव से कम नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। अगर वो ये शर्त हार जाता तो रोहन अपनी जान भी नहीं बचा पाता। इन परिस्थितियों में, जैसा कि अपेक्षित था, कई छात्रों ने महसूस किया कि रोहन बहुत संकीर्ण सोच वाला है और मार्शल रोल में रैंक 1 का आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में आरव की प्रतिभा बहुत पहले ही कई छात्रों के दिल में रोहन से आगे निकल चुकी थी। वो अकादमी में नंबर 1 होने का हकदार था, लेकिन रोहन इस वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ था। इसलिए उसने इस नाम को दांव पर लगाने के लिए अपने जीवन का इस्तेमाल किया। रोहन की योजना के बारे में सिर्फ बिक्रम को ही पता था। हालांकि उसे वास्तव में समझ में नहीं आया, लेकिन यह निश्चित रूप से आवेग में आकर काम नहीं कर रहा था। इसके विपरीत रोहन अभी अभूतपूर्व रूप से शांत था। इतना शांत कि बिक्रम उसकी गहराई को समझ नहीं पाया। उसे देखे बिना बस कुछ ही दिन और रोहन में वास्तव में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या यह हो सकता है कि वो वास्तव में प्रबुद्ध हो गया था? क्या तुम सच में जा रहे हो, भाई रोहन? 9 हेवन पीक के तल पर बिक्रम और रोहन कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। स्वाभाविक रूप से रोहन ने सहजता से उत्तर दिया, मुझे पता है कि मैं तुम्हें अब और नहीं मना सकता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मनाऊंगा। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। हां, मैं सफल हो जाऊंगा। रोहन पूरी तरह से शांत था, जैसे कि वो केवल एक तथ्य समझा रहा हो। बिक्रम राठौर और रोहन इतने लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी थे। वो जानता था कि वो कभी घमंडी और अभिमानी व्यक्ति नहीं रहा, लेकिन उसे ये आत्मविश्वास कहां से मिला? सिर्फ इसलिए कि आरव ने इसे पार कर लिया? रोहन इतना सतही नहीं था, है ना? रोहन पत्थर की पट्टिका के सामने गया, स्वर्गीय दांव शपथ ली और दृढ़ता से 9 हेवन रोड पर कदम रखा। पहाड़ के पीछे अनुशासन हॉल के प्रथम एल्डर के निवास में प्रकाश झा ने रोहित को उदास चेहरे से देखा। रोहित, तुम झा परिवार के भावी कुलपति हो। तुम काम करते समय महत्व का मूल्यांकन कैसे नहीं कर सकते? तुमने मुझे इस मामले में बहुत निराश किया है। प्रकाश झा ने उसे लगातार डांटा। रोहित को बहुत पसीना आया और उसने झुककर कहा, मैं गलत था। दूसरे चाचा, क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ गलत थे? मुझे उस पागल औरत से नहीं जुड़ना चाहिए था। मोहिनी आहूजा के बारे में बोलते हुए रोहित ने भी नफरत से अपने दांत पीस लिए। वो औरत एक उपद्रवी थी जो उसके लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर रही थी। तुम गलत हो। वो सिर्फ एक औरत है। तुम्हारी पहचान और हैसियत के हिसाब से तुम्हें किस तरह की औरत नहीं मिल सकती? तुम उस औरत को भड़काने की वजह से नहीं, बल्कि आरव को भड़काने की वजह से गलत थे। तुम्हें साफ पता था कि ये औरत आरव से बचने के लिए तुम्हें ढूंढने आई थी और तुमने उसे पनाह देने की हिम्मत की। अगर सिर्फ उसे पनाह देना था तो भूल जाओ।
लेकिन तुम उसकी खूबसूरती के लिए आरव के दुश्मन बन गए। प्रकाश झा के शब्द बहुत तेजी से निकले। रोहित ने अपने दांत पीसते हुए कहा, सिर्फ एक आरव? कौन सोच सकता था कि वो वाकई चिराग से काम करवा सकता है? वरना नहीं तो क्या, उसे मार डालूं? अगर मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो भले ही तुमने आरव को मार डाला हो, तुम भी मौत से नहीं बच सकते। भले ही उच्च संप्रदाय ने आरव का नाम नहीं लिया है, लेकिन एक मुख्य शिष्य के रूप में उसकी स्थिति अब नहीं बदली जा सकती। क्या तुमने उच्च संप्रदाय के मुख्य शिष्य को मारने के परिणामों पर विचार किया? तुम झा परिवार के अगले कुलपति हो। तुम बिना सोचे समझे कुछ कैसे कर सकते हो? प्रकाश झा ने उसे फटकार लगाई। रोहित कांप उठा। उस समय वो उस पल गुस्से में था। वो इतना कैसे सोच सकता था? अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो वो वास्तव में भयभीत था। रोहित झा की उपस्थिति को देखकर प्रकाश झा ने ठंडी आवाज में कहा, क्या अब तुम समझ गए? रोहित झा ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा, दूसरे चाचा की शिक्षाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चा समझ गया। क्या समझ गए? आरव को मारना एक वार में निश्चित रूप से मारना होगा, अन्यथा सांप को मारना और उसे न मारना चोट पहुंचाएगा। चूंकि हम अकादमी में हैं और मेरे पास उसे मारने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए मुझे उसे भड़काने की पहल नहीं करनी चाहिए थी। नतीजा ये हुआ कि मेरे शरीर पर बदबूदार रस फैल गया। दूसरे अंकल, इस बच्चे ने अभी भी आरव को कम आंका है। उसकी विकास की गति बहुत तेज है। हालांकि वो ये स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन रोहित झा ने पहले ही आरव की शक्ति को स्वीकार कर लिया था। प्रकाश झा के चेहरे पर गुस्सा आखिरकार कम हो गया और उसकी जगह एक संतुष्ट भाव आ गया। ये सही है, तुम झा परिवार के युवा मुखिया हो। तुम महिलाओं के साथ कैसे खेलना चाहते हो, ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन एक बात है, महिलाओं की वजह से कभी भी महत्वपूर्ण चीजों को रोक कर मत रखो। मैं आरव को सार्वजनिक रूप से क्यों मारना चाहता था? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उसके भविष्य के खतरे को देखा था। हालांकि मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन यह बस एक दुर्घटना थी। चूंकि हम अभी सफल नहीं पाएंगे, तो हम इसे अस्थायी रूप से अलग रख देते हैं। हमें अनंत परीक्षण जैसे बेहतरीन अवसर का अच्छा उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, जब ये यहीं पर हो? अनंत परीक्षण हमारा सबसे अच्छा मौका है और हमारा आखिरी मौका भी। इसलिए आरव को अंतहीन वन के अंदर ही मरना चाहिए। अगर ये आरव के 9 हेवन रोड पर हमला करने से पहले होता तो मुझे उसे मारने का पूरा भरोसा था, लेकिन मुझे मौजूदा आरव को मारने का उतना भरोसा नहीं है, भले ही वो मुझे हरा न सके। रोहित ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। रोहित ने आरव के साथ मुकाबला किया था। उसने अनुमान लगाया कि आरव की ताकत मार्शल रोल पर लगभग 50 रैंक के आसपास थी। वो स्वाभाविक रूप से इस स्तर की ताकत को दिल से नहीं लेगा। लेकिन अगर आरव भागने पर आमादा था, तो उसे आरव को पकड़ने का कोई भरोसा नहीं था। आखिरकार आरव वहां खड़ा होकर बेवकूफी से उसके हेवन फाइटिंग पाम का इंतजार नहीं करेगा। प्रकाश झा ने एक पिल की बोतल निकाली और उसे रोहित को दे दिया। इस बोतल में स्पिरिट एसेंस पिल है। इसे लेने के बाद इन 2 दिनों में चौथे स्तर के स्पिरिट संघनन क्षेत्र में तुम पहुंच जाओगे। चौथे स्तर के स्पिरिट संघनन क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसे मारना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? रोहित की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से मेडिसिनल पिल प्राप्त कर ली। मार्शल रोल के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों के लिए स्पिरिट एसेंस पिल का आकर्षण बहुत बड़ा था। यह प्रकाश झा और रोहन के दाव से देखा जा सकता है। आत्मा संघनन क्षेत्र में पहुंचने के बाद क्षेत्रों को तोड़ने की कठिनाई बहुत बढ़ जाएगी। स्पिरिट एसेंस पिल के साथ यह साधना के लिए बहुत समय बचाने के बराबर होगा। कुछ लोग जब छोटे क्षेत्र में फंस जाते हैं तो आधा साल बीत जाता है। उस समय अगर वे दूसरों को पकड़ना चाहते हैं तो ये इतना आसान नहीं होगा। रोहन को स्पिरिट एसेंस पिल मिले हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन उसने इस पूरे समय इसका इस्तेमाल नहीं किया। कोई देख सकता था कि वो स्पिरिट एसेंस पिल को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानता था। रोहित ने आत्मविश्वास से कहा, मुश्किल नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। जब तक मैं चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लूं, आरव को मारना एक सरल मामला होगा।
प्रकाश झा ने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि यह भाषण अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था। रोहित झा परिवार में सबसे अच्छा अंकुर था, अन्यथा उसे इतना पोषित नहीं किया जाता। चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद रोहित की युद्ध कौशल निश्चित रूप से शीर्ष 5 में आगे बढ़ेगी। मार्शल रोल पर शीर्ष 5 छात्रों में से केवल रोहन तीसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था। बाकी सभी चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में थे। रोहित के पास अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक संसाधन थे। यदि वो शीर्ष 5 में भी नहीं आ सका तो वो युवा कुलपति के रूप में अपनी स्थिति के बारे में भूल सकता था। मार्शल रोल पर शीर्ष 5 के लिए आरव की देखभाल करना स्वाभाविक रूप से आसान था। मैंने पहले ही आपके पिता से आरव को खत्म करने के लिए, आपके साथ सहयोग करने के लिए चांद भाइयों को भेजने के लिए कहा है। वे वर्तमान में अंतहीन जंगल के अंदर पहले से ही छिपे हुए हैं। एक बार अंतहीन परीक्षण शुरू होता है, वे आरव को निशाना बनाते हैं। उस समय उनसे संपर्क करें और एक अचूक योजना के साथ आएं। आपको आरव को मारना होगा। याद रखें, यदि आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो नीचे रहें। एक बार जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मारना होगा। आपको आरव को बिल्कुल भी सांस लेने की जगह नहीं देनी चाहिए, समझे? प्रकाश झा ने धीमी आवाज में पूछा। यह अब एक उपदेश नहीं बल्कि एक आदेश था। वो जानता था कि रोहित में कमोबेश एक युवा स्वामी का रवैया था और उसे लग सकता था कि उन अनुचरों के साथ सहयोग करना उसके लिए नीचता की बात है। लेकिन कोई बात नहीं, आरव को मारने का लक्ष्य हासिल करना प्राथमिकताओं में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था। रोहित के गर्व सहित अन्य कोई महत्व नहीं रखते थे। तभी दूसरी ओर रोहन आग के समुद्र से बाहर निकला, काफी थका हुआ लग रहा था। हालांकि अभी उसकी आंखों को देखकर ये अवर्णनीय चमक से भरी हुई थी। तो ये 9 हेवन रोड है। हालांकि ये बेहद विश्वासघाती है, लेकिन ये एक असीम खजाना भी है। रोहन ने प्रशंसा में दम तोड़ दिया। रोहन की तुलना आरव से नहीं की जा सकती थी। आरव के लिए पहले चरण की अवधारणाएं कट बनाने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं थी, लेकिन रोहन के लिए ये अवधारणा जांच बिंदु उल्लेखनीय रूप से खतरनाक थे। लेकिन खतरों के बाद रोहन कुछ चीजों को समझने में कामयाब रहा, जिससे उसे कई लाभ मिले। रोहन ने जल्दबाजी में आगे बढ़ना जारी नहीं रखी। उसने अभी अपनी प्राप्त लाभ को समझने के लिए मौके पर ही ध्यान लगाया। रोहन की ताकत उसकी धारणा में निहित थी। अन्यथा जब वो केवल तीसरे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में था तो उसे मार्शल रोल के पहले स्थान पर बैठने का क्या अधिकार था? शीर्ष 5 में केवल रोहन ही तीसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था। उसका युद्ध कौशल अच्छा था। किसी को यह जानना था कि तीसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र और चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के बीच एक छोटा सा चरण अंतर था। इसलिए वो कुछ ऐसी चीजों को भी समझ सकता था जो अन्य लोग 9 हेवन रोड पर नहीं समझ पाते थे। बस इस तरह उसकी समाशोधन गति असाधारण रूप से धीमी हो गई, जो आरव द्वारा चौकियों को साफ करने से एक तीव्र विपरीतता दिखाती है। 2 दिन बीत जाने के बाद रोहन केवल पहले चरण को पार कर पाया। कोई रास्ता नहीं। क्या सीनियर अप्रेंटिस भाई रोहन का चेहरा इस तरह से मोटा होने तक थप्पड़ नहीं मारा जाएगा? उसके लिए पहले चरण को पार करना पहले से ही बहुत कठिन है। उसे बाद के चरणों के बारे में क्या करना चाहिए? इसमें भी मदद नहीं की जा सकती। अगर मैं मार्शल रोल में पहले स्थान पर होता और मेरी स्थिति को आरव द्वारा इस तरह चुनौती दी जाती तो मैं भी आकर 9 हेवन रोड को चुनौती दे देता। इसे भूल जाओ। सीनियर अप्रेंटिस भाई रोहन को देखकर मुझे लगता है कि वहां से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार हर कोई आरव जैसा चमत्कार नहीं कर सकता। हां, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हालांकि सीनियर अप्रेंटिस भाई रोहन अविश्वसनीय है, लेकिन सभी ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि उनकी राक्षसीपन आरव और कार्तिक से कमतर है। अगर सीनियर अप्रेंटिस भाई रोहन को 9 हेवन रोड को चुनौती देने का भरोसा होता तो वे बहुत पहले ही आ जाते। आज तक का इंतजार क्यों? इसे भूल जाओ। चलो चलते हैं। 2 दिनों में ये अंतहीन परीक्षा होने वाली है। सीनियर अप्रेंटिस भाई रोहन की गति को देखते हुए
मुझे लगता है कि वे समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे ही अंतहीन परीक्षा नजदीक आई, कई छात्र नाइन हेवन रोड से तितर बितर हो गए। नाइन हेवन पीक का तल तुरंत सुनसान हो गया। एक दिन बाद आरव एकांत से बाहर निकल गया। अंतहीन परीक्षण शुरू होने में अभी एक दिन बाकी था। उसे अंतहीन वन में ले जाने के लिए कुछ चीजें तैयार करनी थी। आरव जानता था कि ये यात्रा निश्चित रूप से बहुत खतरनाक होगी। उसने पहले ही एल्डर प्रकाश और रोहित को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। वे अकादमी के भीतर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, इसलिए वे निश्चित रूप से अंतहीन परीक्षण नामक इस अवसर को जाने नहीं देंगे। लेकिन अंतहीन वन की ये यात्रा आरव के लिए अनिवार्य थी। उसके पास नंदिनी के लिए ये जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नंदिनी के लिए जिस औषधीय पिल को आरव परिष्कृत करने की योजना बना रहा था, उसे एसेंश यांग पिल कहा जाता था, जो दिव्य क्षेत्र में एक उच्च श्रेणी की औषधीय पिल थी। इस पिल को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल था और इसके लिए आवश्यक जड़ी बूटियां भी असाधारण रूप से दुर्लभ थी। एसेंश यांग पिल में 3 मुख्य तत्व थे। वे सभी अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटियां थी। केवल अंतहीन जंगल जैसी खतरनाक फिर भी संसाधन समृद्ध जगह ही ऐसा कर सकती है। साथ ही आरव को मुख्य अवयवों में से एक का स्थान पता था। ये मुख्य अवयव वास्तव में 7 रंग वाला जहरीला ड्रैगन आंतरिक कोर था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि आरव ने उस बलिष्ठ व्यक्ति के लिए 7 रंग वाला जहरीला अजगर जहर का इलाज करते समय इस पर ध्यान दिया था और 7 रंग वाला जहरीला अजगर का ठिकाना पूछा था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अब वास्तव में काम आएगा। कोई कह सकता है कि यह संयोग था, लेकिन वास्तव में यह अपरिहार्य था। आरव अपने पिछले जीवन में कीमिया दांव से मोहित था और स्वाभाविक रूप से दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों में बहुत रुचि रखता था। इस तरह की अच्छी आदत आज भी जारी है। 7 रंग वाला जहरीला अजगर में एक दिव्य पशु वंश था। इसके आंतरिक कोर की विशेषता अत्यधिक अदम्य यांग थी, जो नंदिनी के ठंड के जहर को रोकने के लिए एकदम सही थी। अन्य 2 मुख्य अवयव भी इसी तरह के चरम यांग पौधे थे। एक का नाम क्रिम्सन सोल ग्रास था, दूसरे का नाम पाइन यांग था। हालांकि इन दोनों वस्तुओं को ढूंढना कठिन था, फिर भी इनका पता नहीं चल सका। एल्डर सोमेश के माध्यम से आरव को पहले से ही मोटे तौर पर उन संभावित स्थानों का पता था जहां ये दोनों जड़ी बूटियां दिखाई देंगी। लेकिन 7 रंग वाला जहरीला अजगर के पास अविश्वसनीय ताकत है। ये एक मिडिल रैंक टियर 2 डेमोनिक बीस्ट है, एक दूसरे चरण के आत्मा संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर। आरव के लिए यह भी एक अत्यंत विकट समस्या थी। हालांकि आरव का अभी भी वन्यजीव जंगल में जाने का एक और उद्देश्य था, जो कि आत्मा संघन क्षेत्र को तोड़ना। एसेंश यांग पिल को परिष्कृत करना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण था। यहां तक कि देवराज भी इसे परिष्कृत नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि वो आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, तो ये नंदिनी के लिए पूरी तरह से बेकार होगा, भले ही आरव को ये औषधीय जड़ी बूटियां मिल जाएं। हालांकि आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करना अन्य लोगों के लिए बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन इस पूर्व कीमिया सम्राट के लिए यह एक सरल मामला था। 2 दिनों के लिए बंद एकांत, लेकिन आरव का क्षेत्र अभी तक पूरी तरह से समेकित नहीं हुआ था। अन्यथा वो अभी आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। 4थे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र से शिखर 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र तक उसकी उन्नति की गति बहुत तेज थी। हालांकि हार्ट लाइक स्टिल वाटर को समझने से क्षेत्रों को चरम सीमा तक बहुत तेजी से आगे बढ़ाने से होने वाले छिपे हुए खतरों को खत्म कर दिया जाता। लेकिन अगर अभी के साधना को समेकित नहीं किया गया, तो ये भविष्य की साधना को प्रभावित करेगा। आरव ने स्वाभाविक रूप से इस बारे में लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। साधना क्षेत्र को मजबूत करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में बात करें तो निस्संदेह कई लड़ाइयों का अनुभव करना था, और अंतहीन जंगल में सबसे कम कमी राक्षसी जानवरों की थी। आरव एक ही समय में लड़ सकता था और अपनी साधना को मजबूत कर सकता था। आरव को अभी जो तैयारी का काम करना था, वो स्पिरिट सर्च पिल नामक एक औषधीय पिल को परिष्कृत करना था। ये औषधीय गोली आत्मा संघनन क्षेत्र को तोड़ने के समय संभावना को बढ़ा सकती है। अगर ये पारलॉ के ग्रिड में गोगाता
ये संभावना को 100% तक बढ़ा सकती थी। आरव की वर्तमान शक्ति के साथ आत्मा सर्ज पिल को परिष्कृत करना एक हवा थी। इसके अलावा अन्य लोगों को आत्मा संघनन क्षेत्र को प्रभावित करते समय बफर के रूप में आधे चरण आत्मा संघनन क्षेत्र की आवश्यकता थी। ये आरव के लिए पूरी तरह से अनावश्यक था। आरव को आत्मा संघनन क्षेत्र को प्रभावित करने का पिछला अनुभव था। उसके लिए सार ऊर्जा को संपीड़ित करना एक बहुत ही सरल मामला था। इसलिए बाकी लोगों की तरह पतली बर्फ पर चलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। शिक्षक अनुपमा के गोली शोधन कक्ष में पूरी रात काम करने के बाद आरव ने आखिरकार सब कुछ तैयार कर लिया। आरव ने गोली शोधन कक्ष से बाहर निकलने के बाद शिक्षक अनुपमा और गौतमी को देखा, लेकिन एल्डर सोमेश को नहीं। शिक्षक अनुपमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, जिससे आरव बहुत जिज्ञासु हो गया। क्या हुआ शिक्षक अनुपमा? शिक्षक अनुपमा ने कहा, एल्डर सोमेश को अकादमी ने अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया है। वो श्यामनगर राज्य की सीमा पर एक छोटे से शहर में काम संभालने के लिए गया है। आरव को तुरंत समझ में आ गया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या शिक्षक अनुपमा को भी स्थानांतरित किया जा रहा है? शिक्षक अनुपमा आरव के तेज दिमाग की तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। उसने सिर हिलाया और कहा, कल छात्रों के एक और बैच की कीमिया परीक्षा है। इस बार भी मैं ही समूह का नेतृत्व करने जा रही हूं। दरअसल एल्डर सोमेश मूल रूप से आपकी रक्षा के लिए अनंत जंगल में घुसने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाघ को उसकी मान से दूर करने के लिए क्या चाल चली गई। लेकिन अगर वे मेरी जान चाहते हैं तो पहले उन्हें यह क्षमता हासिल करनी होगी। आरव न केवल निडर था, बल्कि वो इसके बजाय जाने के लिए उत्सुक भी था। स्थिति को देखकर शिक्षक अनुपमा चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सकी। आरव, मैं जानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारा वर्तमान स्तर बहुत कम है। इस बार अंतहीन परीक्षण यात्रा क्यों नहीं छोड़ देते? तुम 9 हेवन रोड से गुजरे हो। भले ही तुम अंतहीन परीक्षण से न गुजरो, वे भी तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं देरी कर सकता हूं, लेकिन नंदिनी की हालत ऐसी नहीं है। उसे ठंड के जहर को दबाने में मदद करना अधिक से अधिक 1 महीने तक ही चलेगा। उस समय भले ही मेरे गुरु स्वयं आए, वे भी उसे नहीं बचा पाएंगे। शांत रहो, यह सिर्फ एक रोहित है। मुझे अभी भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि गौतमी के चेहरे पर उस समय तिरस्कार भरा भाव था और उसने कहा, तुम्हारे घमंडी रूप को देखते हुए देर सवेर तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या तुम्हें अभी भी जानकारी नहीं है? कल ही रोहित ने 4थे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। अब अगर मैं उसके साथ मुकाबला भी कर लूं, तो भी मैं उससे हरा नहीं पाऊंगा। आरव बहुत पहले ही गौतमी के बोलने के तरीके के आदी हो चुके थे और उनकी अपमानजनक टिप्पणियों से उन्हें जरा भी ऐतराज नहीं था। ओह, 4थे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र? वाकई थोड़ी परेशानी वाली बात है। आरव ने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए कहा, अब डर समझ में आ गया। मेरी सलाह है कि तुम अकादमी में आज्ञाकारी बने रहो, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम अपनी नन्ही सी जान कैसे गवा दोगे। गौतमी ने वार करना जारी रखा। आरव ने गौतमी को घूरा और अचानक मुस्कुरा दिया। पहले से ही जल विरोधी मंत्र की साधना कर रही हो, है ना? कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं है। सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर गौतमी उम्मीद के मुताबिक प्रतिभाशाली है। मेरा मानना है कि सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर गौतमी की सुरक्षा में इस यात्रा में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? आरव के ऐसा कहने पर गौतमी का सुंदर चेहरा हल्का लाल हो गया और उसने मुंह बना लिया। कौन तुम्हारी रक्षा करना चाहता है? तुम, एक बड़े वयस्क आदमी को अभी भी अपनी रक्षा के लिए महिलाओं की आवश्यकता है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ओ प्लीज, ये सच है कि मैं एक वयस्क आदमी हूं, लेकिन मैं तुम्हारा जूनियर अप्रेंटिस भाई भी हूं। एक सीनियर अप्रेंटिस बहन अपने जूनियर अप्रेंटिस भाई की रक्षा कर रही है। क्या यह उचित नहीं है? इसके अलावा तुम मार्शल रोल में 3रे नंबर पर हो। यदि आप मेरी रक्षा नहीं करते तो क्या मुझे आपकी रक्षा करनी होगी? गौतमी बहस जारी रखना चाहती थी, लेकिन शिक्षक अनुपमा ने बीच में ही टोक दिया। गौतमी, इस अंतहीन परीक्षण के दौरान
मैं और एल्डर सोमेश दोनों को स्थानांतरित कर दिया गया है। अब केवल आप ही आरव की रक्षा कर सकती है। भले ही रोहित चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में पहुंच जाए, लेकिन वो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वास्तव में आपको आरव से भी बहुत कृपा मिली है। थोड़ा बहुत उसका बदला चुकाना भी अपेक्षित है ना? शिक्षक अनुपमा फिर आरव की ओर मुड़ी। गौतमी, ये लड़की थोड़ी शरारती है, इसलिए उसे आपका धन्यवाद करने में शर्म आ रही है। मैं तब उसकी ओर से यही कहूंगी। जल विरोधक मंत्र गौतमी के लिए ही बनाया गया है। इन 2 दिनों में उसने दिन रात साधना की और कहा कि उसके शरीर की बीमारियां काफी हद तक ठीक हो गई है। शिक्षक अनुपमा ने जब यह कहा तो गौतमी का सुंदर चेहरा एक मनमोहक लाल सेब में बदल गया, आकर्षक रूप से आकर्षक। कौन उसे धन्यवाद देना चाहता है? हुम्फ! गौतमी ये कहकर भाग गई। ये लड़की, मुझे सच में नहीं पता कि इसके बारे में क्या कहना है। शिक्षक अनुपमा ने आह भरी। हा, सीनियर अप्रेंटिस बहन गौतमी का व्यक्तित्व सच्चा है, बस वो थोड़ी अनियंत्रित है। उसे रहने दो। आरव ने बस हंसकर टाल दिया। शिक्षक अनुपमा अचानक अपना मुंह खोला और पूछा, आरव, गौतमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया, है ना? शिक्षक अनुपमा मैचमेकर नहीं है ना? आरव ने अचानक प्रतिक्रिया दी और एक सवाल के साथ पलटवार किया। शिक्षक अनुपमा का सुंदर चेहरा लाल हो गया था। वास्तव में मुझे लगता है कि तुम और गौतमी काफी अनुकूल हो। शिक्षक अनुपमा को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन जब उसने ये शब्द कहे तो वो बिना किसी कारण के उदास हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ खो दिया है। आरव ने हंसते हुए कहा, शिक्षक अनुपमा ने अभी तक अपने मामले अब तक नहीं सुलझाए हैं, है ना? फिर भी अपनी भतीजी के लिए पति ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं। मैं शिक्षक अनुपमा घबरा गई और बोल पड़ी, मैं इस जीवन में अल्केमी दांव से मोहित हो गई हूं। मैं इस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहती। शिक्षक अनुपमा को यह कहते ही पछतावा हुआ। ये उसके पीछे हटने का रास्ता काट रहा था। आरव ने हंसते हुए कहा, शिक्षक अनुपमा, अब बेतरतीब ढंग से मैचमेकर मत बनो। ये नौकरी आपके लिए उपयुक्त नहीं है। हा। शिक्षक अनुपमा फिर से लाल हो गई और उसके बाद वास्तव में चुप रही। इसे आरव द्वारा शिक्षिका अनुपमा के अच्छे इरादों को अस्वीकार करने के रूप में माना गया। दांव साथी खोजने के मामले में आरव ने वास्तव में इस पर विचार नहीं किया था। वो एक गहरे खून के झगड़े को झेल रहा था। आने वाले दिनों में यह रास्ता अतुलनीय रूप से ऊबड़ खाबड़ होने वाला था। उसका दांव साथी बनना इतना आसान नहीं होगा। एक भी गलत कदम और वे मर जाएंगे। उनका साथी खत्म हो सकता है। उस समय क्या आरव को और भी अधिक पीड़ा नहीं होगी? जैसे ही दोनों चुप हुए, पूरी अकादमी में हलचल मच गई। आरव ने अनजाने में अपना सिर उठाकर देखा और 9 हेवन पीक के शीर्ष पर बहुरंगी सड़क की एक लकीर देखी। कई दिनों के बाद रेनबो रोड फिर से दिखाई दी। ये कहानी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।